बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम नोमान अख्तर, योर फिज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम बर्नौलीज़ इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज़ इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशंस आपकी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो बर्नौलीज़ इक्वेशन आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जिस तरह इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। इसी तरह से बिल्कुल बेसिक यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं कि बर्नौलीज़ इक्वेशन इज़ बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि जो हमारे पास बर्नौलीज़ इक्वेशन है ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करती है, इस पे बेस करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको याद रखना है कि जो हमारे पास बर्नौलीज़ इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है बेसिकली वो डिपेंड करती है या बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, और इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन जो है वो बेस करेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं बर्नौलीज़ इक्वेशन की। लिखा है कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड सम ऑफ द प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। फॉर एन आइडियल फ्लूइड से मुराद, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो फ्लूइड हमारे पास जिसमें जो नॉन विस्कस हो जी, ठीक है, जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहे यानी वो इनकम्प्रेसिबल हो और वो स्टेडी हो, ये तीन अगर किसी फ्लूइड के अंदर करेक्टरिस्टिक्स पाई जा रही हैं, तीन खसूसियात पाई जा रही हैं, तो फिर उस फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये जो इक्वेशन है बेसिकली बर्नौलीज़ इक्वेशन, ये आइडियल फ्लूइड्स के लिए हम कैलकुलेट करते होते हैं। तो अगर फ्लूइड हमारे पास आइडियल हो, फॉर एन आइडियल फ्लूइड, हमने यहाँ पे तीन चीज़ें देखनी है। सम ऑफ प्रेशर, नंबर वन प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। इन तीनों का जो सम है ना, ये किसी भी पॉइंट पे अलोंग द पाइप ये अगर कांस्टेंट रहे तो इसका मतलब ये है कि ये फिर जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बर्नौलीज़ इक्वेशन कहलाएगी और ये बेस कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है जी। तो तीन चीज़ें हमने इसकी डेरिवेशन में देखनी होगी कि सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो किसी भी पॉइंट पे अलोंग द पाइप वो कांस्टेंट रहे, तो फिर हम इस इक्वेशन को बर्नौलीज़ इक्वेशन कहेंगे। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। आप देखें आपके सामने मैंने लिखा है कि कंसिडर अ फ्लूइड which is non-viscous, incompressible and flow in a steady manner through a pipe of varying cross-sectional area and height as shown in figure। अच्छा, इसमें हमने जो कंसिडर किए हैं तीनों पॉइंट्स आप देखें, नॉन विस्कस होना चाहिए फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और इसका जो फ्लो है वो स्टेडी मैनर में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये फिर हमने आइडियल फ्लूइड कंसिडर किया है। और जिस पाइप में से हम फ्लूइड को कंसिडर कर रहे हैं वो आपको ऐसे ये देखें सामने दिखाया गया है। ये हमारे पास एक पाइप है जिसमें से फ्लूइड, आप लिक्विड ही ले लें, कोई भी वाटर ले लें, तो वो आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है यानी यहाँ पे प्रेशर P1 लग रहा है, ये जो पाइप का ये वाला एंड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, इससे ऐसे फ्लो करके जा रहा है इस एंड की तरफ, लोअर एंड की तरफ, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल कम है एज कम्पेयर टू द टॉप वाला जो एंड था जी। तो आप देखें इसमें हमने लिख दिया है कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो वेरिइंग है, यानी कि वो चेंज हो रहा है, एंड हाइट, और जो हाइट है वो भी चेंज हो रही है। आप देखें यहाँ पे ये जो अपर एंड है जी पाइप का, इसमें आप देखें ये जो हाइट है इसको हमने H1 कहा हुआ है, जबकि जो हमारे पास लोअर एंड की हाइट है इसको हमने H2 कहा हुआ है। क्लियर होगी बात। तो ये हमने एक वेरिइंग क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप कंसिडर किया है और इसकी अगर आप देखें तो आपके पास इसमें अपर एंड की जो हाइट है वो H1 है, लोअर एंड की जो हाइट है वो H2 है। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ। आप देखें लिखा है कि लेट अस कंसिडर द फ्लो ऑफ द फ्लूइड थ्रू द पाइप इन टाइम t। हम चेक कर रहे हैं कि सपोज करते हैं कि जो फ्लूइड है वो फ्लो करके जा रहा है, हम टाइम का कोई एक इंटरवल ले लेते हैं कि टाइम t के लिए, यानी 5 सेकंड के लिए हम इसको अज्यूम कर रहे हैं, 10 के लिए, यानी जब हमने देखना है कि फ्लूइड जो है वो अपने अपर एंड से लोअर एंड की तरफ फ्लो करके जा रहे हैं, तो कितने टाइम t के लिए हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। द फोर्स ऑन द अपर एंड ऑफ द फ्लूइड इज P1A1। यहाँ पे आप देखें कि ये जो अपर एंड पे फोर्स लगेगी वो P1A1 लगेगी। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रेशर जो है वो फोर्स ओवर एरिया होता है। तो अगर हम वहाँ से फोर्स कैलकुलेट करें उस रिलेशन से,
तो फिर फोर्स जो है वो P इंटू ए आएगी, और चूंकि हम अपर एंड की जितनी भी नोटेशंस हैं उनको 1 के साथ और लोअर एंड की जितनी नोटेशंस होगी उनके 2 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए आप देखें कि जो फोर्स अपर एंड पे लग रही थी वो P1A1 कहलाएगी। साथ मेंशन किया है कि वेयर P1 इज द प्रेशर एंड A1 इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट द अपर एंड, यानी हम ये 1 वाली जो नोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हम अभी अपर एंड की बात कर रहे हैं। तो अगर ये आपके पास फोर्स है P1A1 जो अपर एंड पे लग रही है, अब ये कौन सी फोर्स होगी? ये वो फोर्स होगी जो फ्लूइड, सपोज ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा हाईलाइटेड रीजन, इसमें एक फ्लूइड था जिसको हमने देखा है कि पीछे से आने वाले फ्लूइड ने इसको पुश किया है, और ये जो फ्लूइड था इसने आगे की तरफ ऐसे मूव किया है विद वेलोसिटी v1, और इसने जो डिस्टेंस इस टाइम पे कवर किया है वो डेल्टा x1 कवर किया है। यानी आप देखें इधर से आप प्रेशर P1 एक्सर्ट कर रहे हो, यानी बेसिकली जो फ्लूइड है वो फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स लगा रहा है अपने से पहले वाले फ्लूइड के ऊपर, और वो फ्लूइड जो है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और उसकी वेलोसिटी v1 के साथ वो अपना इतना रीजन जो है ना वो आगे मूव कर गया। ये जो हाईलाइटेड रीजन है ये उसने आगे डिस्टेंस कवर किया, इसलिए हमने इस डिस्टेंस को डेल्टा x1 कह दिया। तो अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो फोर्स लगाई है एक फ्लूइड ने दूसरे फ्लूइड के ऊपर और उसको धकेला है आगे की तरफ, तो उसकी वजह से वर्क कितना हुआ है। तो आप देखिए आपके सामने लिखा है कि द वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट, यानी आपने वो वर्क कैलकुलेट करना है जो फ्लूइड के ऊपर लग रहा है, और किस वजह से लग रहा है? बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट, उससे पीछे आने वाला जो फ्लूइड है वो उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं जिसके नतीजे में वर्क हो रहा है। और उसके नतीजे में आप देखें बिहाइंड इट के बाद लिखा है कि थ्रू अ डिस्टेंस डेल्टा x1, यानी कि जो फोर्स इस पे लगी है उस फोर्स के नतीजे में आपने ये देखना है कि इस फ्लूइड ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो डेल्टा x1 है, तो जाहिर है फिर फोर्स भी है, आपके पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी है, तो आप वर्क बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके सामने लिखा है W का फॉर्मूला आप जानते हो, W इज इक्वल टू एफ डी पढ़ते हो, एफ एस पढ़ते हो, यहाँ पे मुराद प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस होता है। तो इसलिए वर्क जो है जी वो आपके पास यहाँ पे देखें किसके बराबर आ गया, F1 डेल्टा x1, क्योंकि हम यहाँ पे W1 इसको कह रहे हैं, हम अपर नोटेशंस की अभी तक अपर एंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितनी नोटेशंस होंगी वो सारी की सारी 1 के हिसाब से आपने लेनी है। तो W1 इज इक्वल टू F1 डेल्टा x1, यानी वर्क डन W1 अपर एंड के लिए जो लग रहा है वो F1 डेल्टा x1 लग रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि जो F1 है ये ऊपर आप देख के आ चुके हैं जी कि ये बराबर होता है P1A1 के, तो इसलिए फोर्स की वैल्यू आप पुट कर दें यहाँ पे P1A1, ये फोर्स की वैल्यू आ गई है, तो ये पूरा जो फैक्टर है P1A1 वाला ये फोर्स आ जाएगी और साथ इसकी डिस्टेंस आ जाएगा डेल्टा x1। दिस इज नोन एज इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं इसी तरह से लोअर एंड के लिए हमने कैलकुलेशन करनी है, तो दोबारा ये सारी चीज़ें अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं कि सिमिलरली द वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट द लोअर एंड इज। अब हम लोअर एंड की बात कर रहे हैं तो सारी नोटेशन जो हैं उनको हम चेंज करके 2 कर देंगे, मतलब लोअर एंड पे जो वर्क होगा वो W2 कहलाएगा, और जो वहाँ पे फोर्स है वो F2 कहलाएगी, जो डिस्टेंस है वो डेल्टा x2 कहलाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शेडेड एरिया है यानी फ्लूइड जो है जिसने आगे मूव किया है ऐसे वेलोसिटी v2 के साथ, तो आप देखिए इसने जो डिस्टेंस कवर किया है ये डेल्टा x2 डिस्टेंस कवर किया है। तो आप जानते हैं कि F बराबर है PA होता है, तो इसलिए यहाँ पे नोटेशन P2A2 आ जाएगी इंटू डेल्टा x2। यहाँ के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ आप देखें, आपको नेगेटिव साइन जो है ना वो नज़र आ रहा है। अब इस नेगेटिव साइन की क्या कहानी है इसको ज़रा देखते हैं। आप देखें यहाँ पे लिखा है कि वेयर P2 इज द प्रेशर एंड A2 इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट द लोअर एंड, यानी जिस तरह ऊपर हमने बात की थी कि A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और P1 प्रेशर था अपर एंड के लिए, इसी तरह से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो A2 है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और जो P2 है ये प्रेशर है किसके लिए जी, लोअर एंड के लिए। द वर्क डन W2 इज टेकन टू बी नेगेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आपने वर्क डन W2 लिया है इज टेकन टू बी नेगेटिव बिकॉज वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स, यानी यहाँ पे आप देखें कि जो फ्लूइड आगे की तरफ मूव करके जा रहा था उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो इस डायरेक्शन में ऐसे कवर किया है, लेकिन चूंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप कम था और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप देखिए P2 जो है उसका एरो अंदर की तरफ ऐसे पाइप वाली साइड पे जो है वो डायरेक्टेड है, जो ये जाहिर कर रहा है कि ये हम यहाँ पे जो वर्क होगा ये अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स जो है ना वो मूव करके जाएगा, जबकि अपर एंड के लिए आप देखें प्रेशर जो है उसको सपोर्ट कर रहा था, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था P1 ये इनवर्ट
टू द पाइप था, यहाँ पे भी E इनवर्ट टू द पाइप है, लेकिन देखिए P1 की ये डायरेक्शन और P2 की ये डायरेक्शन, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो वर्क हुआ है W2, ये अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स हुआ है, तो इसलिए इसके साथ फिर नेगेटिव साइन आएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ गई। अब ज़ाहिर है हमने दोनों एंड्स के लिए वर्क कैलकुलेट कर लिया है। W1 अपर एंड के लिए आ गया, W2 जो है वो आपके पास लोअर एंड के लिए आ गया। अब हमने टोटल वर्क जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए लिखा है कि नाउ द नेट वर्क, नेट मीन टोटल, नेटवर्क जो है वो आपके पास आ जाएगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, यानी दोनों का सम आपने कर देना है। वैल्यूज पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आप देखिए इक्वेशन 1 में W1 की वैल्यू आई है P1 A1 डेल्टा x1, उसको मैंने यहाँ पे लिख दी है P1 A1 डेल्टा x1। इसी तरह से अगर इक्वेशन 2 में देखें तो आपके पास वैल्यू आ रही है W2 की माइनस P2 A2 डेल्टा x2, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमने इनका सिंपली सम ले लिया। If v1 and v2 are the velocities at the upper and lower end respectively, अगर अपर एंड पे जो वेलोसिटी है उसको हम v1 कहें और जो लोअर एंड पे वेलोसिटी है उसको हम v2 कहें, तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल वर्क इज इक्वल टू, आप देखें P1 A1 और डेल्टा x1 की जगह पे मैंने v1t लिख दिया है। डेल्टा x1 की जगह पे इधर v1t लिख दिया है। ये आपकी इक्वेशन थी, बहुत ही बेसिक मोशन की इक्वेशन, आपने पढ़ी है 9th क्लास में भी कि s इज इक्वल टू v इंटू टी होता है, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे डेल्टा x1 था, तो उसके लिए अगर हम देखें तो s इज इक्वल टू v इंटू टी होता है, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड यानी वेलोसिटी जो है वो v1 और टाइम t हमने कंसिडर किया था बिल्कुल स्टार्ट पे, तो इसलिए डेल्टा x1 की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा v1t की। इसी तरह से माइनस P2 A2 एज इट इज अपनी जगह पे हमने लिख दिया है, और जो डेल्टा x2 है उसकी जगह पे मैंने v2t लिख दिया है, यानी यहाँ पे भी s इज इक्वल टू vt के अकॉर्डिंग मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अच्छा, इक्वेशन 3 के बाद अब आप देखें हम यहाँ से एक नई कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो क्या है, आपके पास लिखा है कि फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो आपने लास्ट लेक्चर में डिराइव की थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसको आपने लिखा था A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड फ्लूइड स्पीड जो है वो किसी भी पॉइंट पे वो सेम रहता था, कांस्टेंट रहता था। तो इसका मतलब ये, वहाँ पे भी हमने दो एंड कंसिडर किए हुए थे, तो एक एंड के लिए जो ये प्रोडक्ट है और दूसरे एंड के लिए ये आपस में बराबर होते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप देखिए अगर A1 V1 बराबर है A2 V2 के, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय टी, इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के दोनों साइडों पे आप टी के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। ये नॉर्मल एक मैथमेटिक्स के अंदर जिस तरह आप कोई भी स्टेप करते हैं कि आप किसी भी नंबर या किसी भी फैक्टर के साथ आप इक्वेशन के दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई या डिवीजन वगैरह कर सकते हैं, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे टी की। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि हम इसको वॉल्यूम बनाना चाह रहे थे। अब ये कैसे वॉल्यूम के बराबर आ रहा है, जरा गौर से देख लें। आप देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, स्पीड इनटू टाइम क्या था? लास्ट अभी मैं आपको बता के आ चुका हूं कि जो वेलोसिटी है और टाइम है इसका प्रोडक्ट डिस्टेंस के बराबर होता है, एस इज इक्वल टू वी टी बताया है। तो अगर वी टी जो है ये किसके बराबर है? डिस्टेंस के, एक्स के, जो यहाँ पे हमने लिया हुआ था डेल्टा x1। तो आप देखें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इसमें टोटल लेंथें होती हैं 2। ये बात आपने याद रखनी है कि सिंपल हम लेंथ या डिस्टेंस एक लेंथ कंसिडर करते हैं, हाइट हो वो डिस्टेंस हो जो भी है। एरिया जो है उसमें 2 लेंथें कंसिडर की जाती हैं और वॉल्यूम में 3 लेंथें कंसिडर की जाती हैं। तो अगर एरिया में 2 लेंथें हैं और मल्टीप्लाई एक और लेंथ इधर हो रही है, एक और डिस्टेंस, तो इसका मतलब टोटल 3 लेंथें हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपर एंड के लिए ये वॉल्यूम आ जाएगा A1 V1 T। इसी तरह से लोअर एंड के लिए वॉल्यूम आ जाएगा A2 V2 इंटू टी। क्लियर होगी बात? हम बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम बनाना चाह रहे थे। तो अब आपने देखना है कि इक्वेशन नंबर 3 जो थी वो आपके पास यहाँ पे चेंज हो जाएगी। इक्वेशन 3 पहले एक नज़र दोबारा देख लें। आप देखिए इक्वेशन 3 थी हमारे पास W इज इक्वल टू P1 A1 V1 T माइनस P2 A2 V2 इंटू टी। तो अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, यहाँ पे इक्वेशन 3 बिकम्स, यहाँ पे W इज इक्वल टू P1 और यहाँ पे हमने वॉल्यूम लिख दी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 3 थी वो थी P1 और आगे लिखा था A1 V1 इंटू टी। अब A1 V1 इंटू टी इसको हमने वॉल्यूम के बराबर पुट किया हुआ है, तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे वॉल्यूम माइनस P2 और P2 के साथ ये फैक्टर लिखा था A2 V2 इंटू टी।
तो ये भी वॉल्यूम के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो वर्क आएगा वो आएगा W इज इक्वल टू P1 इंटू वी माइनस P2 इंटू वी। अब वॉल्यूम को कॉमन ले लिया नेक्स्ट स्टेप में, P1 माइनस P2 इंटू वॉल्यूम कर दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद आप देखें लिखा है कि एज वी नो दैट डेंसिटी, डेंसिटी आप पढ़ के आ चुके हो कि डेंसिटी जो है ये मास पर यूनिट वॉल्यूम का रेशो होती है जी। डेंसिटी रो इज इक्वल टू एम ओवर वी, यहाँ पे वी वेलोसिटी वाला नहीं है, वॉल्यूम वाला है, कैपिटल वी है। तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास ओवर रो हो जाएगा। सिंपल से हमने रीअरेंज कर लेना, वॉल्यूम को इधर ले जाएंगे, रो को इधर ले आएंगे। तो वी जो वॉल्यूम है ये बराबर आ गए मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब इक्वेशन नंबर 4 देखें क्या हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स, ये थी इक्वेशन 4 कि जिसमें वर्क जो है वो किसके बराबर आ रहा था, W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू वी था। तो P1 माइनस P2 एज इट इज आप लिखते हैं, और V जो वॉल्यूम है उसकी जगह पे आप ये जो डेंसिटी वाला रिलेशन था वो लिख देंगे, मास ओवर रो। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 5 के बाद हम नेक्स्ट फ्रॉम लिखा है आपके पास कि फ्रॉम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब यहाँ पे हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में बहुत ही अच्छे से आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल होता है जी, इसकी अगर आप स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसका एक रिलेशन आता था कि वर्क जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हमने ये बात ड्राइव की थी कि जो वर्क है ये बराबर होता है सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी के अंदर जितना चेंज आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जितना चेंज आ रहा है, दोनों को आप ऐड कर दें तो ये आपके पास टोटल वर्क आता था। ठीक है जी। अब अगर इक्वेशन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की जो इक्वेशन है वो आपको ये कह रही है कि जो वर्क है वो बराबर है काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज का सम। तो फिर हम देखते हैं कि चेंज आया कितना है काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में। देखो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है मोशन के अंदर किसी भी किस्म का चेंज जब आता है तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा के डॉट टी। और आप बेसिकली इसका जो बेसिक रिलेशन था वो पढ़ के आ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होती है, 1/2 एम वी स्क्वायर। तो अब ज़ाहिर है यहाँ पे चेंज हमने लेना है। हम चेंज कैसे लेंगे, एम तो ज़ाहिर है मास वो तो कांस्टेंट रहेगा, फ्लूइड का मास उसकी बात हो रही है, जबकि जो वेलोसिटी है वो दोनों एंड्स पे चेंज थी। अपर एंड पे जो वेलोसिटी थी वो आपके पास v1 थी, जबकि लोअर एंड पे जो वेलोसिटी थी वो आपके पास v2 थी। तो इसका मतलब ये है कि अपर एंड वाली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी और लोअर एंड वाली वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। तो आप जब चेंज लेते हैं तो आप लिखते होते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी फार्मूला बेसिकली 1/2 एम वी स्क्वायर ही है, लेकिन ज़ाहिर है वेलोसिटीज दो हो गई हैं तो फिर हम एक दफ़ा लिखेंगे 1/2 एम वी टू स्क्वायर, यानी फाइनल वेलोसिटी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस 1/2 एम वी वन स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है ये आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। इसी तरह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास फाइनल हाइट के हिसाब से आपने लेनी है। आप देखें अपर एंड के लिए इनिशियल हाइट आपने h1 दी हुई थी और जो आपके पास लोअर एंड था उसकी हाइट h2 कही हुई थी। तो ज़ाहिर है फ्लूइड अपर एंड से लोअर एंड की तरफ जा रहा है तो हाइट इसकी फाइनल वाली जो है वो h2 वाली होगी। तो इसलिए फाइनल हाइट और ये आ जाएगी इनिशियल हाइट। तो आपने क्या करना है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh1, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब आपने अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू दिस वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, यानी कि जो इक्वेशन हम इक्वेशन 6 के अंदर बात कर चुके हैं। तो आप देखें इक्वेशन 6 क्या हो जाएगी, देखो W जो है वो किसके बराबर आ रहा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की सम के। तो मैंने लिख दिया है कि जो वर्क है इक्वेशन 5 के अकॉर्डिंग वर्क क्या था, P1 माइनस P2 इंटू एम ओवर रो के बराबर। तो वर्क की जगह पे मैंने लिख दिया P1 माइनस P2 इंटू एम ओवर रो विच इज इक्वल टू इक्वेशन 6 देखें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का सम है। सिंपली आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, 1/2 एम वी टू स्केयर माइनस 1/2 एम वी वन स्केयर, ये आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया, प्लस mgh2 माइनस mgh1, ये आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इसके बाद आपने फैक्टर्स को कैंसिल करना है, सिंप्लीफाई करना है। आप देखिए P1 माइनस P2 इंटू यहाँ पे रो है, ये मास किधर गया, इस मास को हमने यहाँ पे कैंसिल किया है
आप देखें जो आपके पास राइट हैंड साइड है, इसमें यहाँ पे m आ रहा है, यहाँ पे m आ रहा है, यहाँ पे चारों फैक्टर्स के अंदर मास था। मास को आपने कॉमन लेके उसके बाद इसको लेफ्ट साइड वाला जो मास है उसके साथ कैंसिल कर देना है। तो बाकी इक्वेशन P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू 1/2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 V1 स्क्वायर प्लस GH2 माइनस GH1, यानी m वाला फैक्टर यहाँ से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, आप देखें ये जो डेंसिटी है ये बटा में है, तो इसको राइट साइड पे जाके आप मल्टीप्लाई कर देंगे सारे फैक्टर्स के साथ। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, अब ये जो डेंसिटी बटा वाली थी ये इधर आ गई 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1, यानी रो वाला फैक्टर जो है था, रो वाली जो टर्म थी वो सब के साथ मल्टीप्लाई हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल काम है कि आपने यहाँ से जो माइनस वाली टर्म्स हैं राइट साइड पे दो टर्म्स आपको नजर आ रही हैं, -1/2 रो V1 स्क्वायर और माइनस रो GH1, इन दोनों टर्म्स को आपने उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना है। तो ये P1 को एज इट इज मैंने लिख दिया है, और ये जो माइनस वाली टर्म थी -1/2 रो V1 स्क्वायर, इसको मैं इधर ले आया हूँ प्लस के साथ लिख दिया है। इसी तरह से यहाँ पे जो माइनस वाली टर्म थी उसको भी इधर ले आए रो GH1 वाली, यानी सिंपली 1 वाली जो टर्म्स थी उनको आपने लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर लेना है, और जो 2 वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको आपने राइट साइड पे इकट्ठा कर लेना है। तो राइट साइड पे आप देखें आपके पास मौजूद था ये P2 जो था ये नेगेटिव साइन के साथ लेफ्ट साइड पे लिखा था, इसको आप इधर ले आए हैं, P2 प्लस के साथ आ गया। बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज, ये पहले वाली 1/2 रो V2 स्क्वायर भी और रो GH2 भी, ये दोनों अपनी जगह पे एज इट इज राइट साइड पे मौजूद हैं। तो इसका मतलब कि आपने तमाम 1 वाली जो टर्म्स थी उनको लेफ्ट साइड पे और तमाम 2 वाली टर्म्स को राइट साइड पे इकट्ठा कर लिया है। ये जो आपके पास अभी फाइनल टर्म आई है, इसमें अगर आप देखें P1 प्रेशर है, 1/2 रो V1 स्क्वायर जो है ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और रो GH1 जो है ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इन तीनों का सम हो रहा है, प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, इन तीनों का सम एक एंड पे, और इसी तरह से दूसरे एंड पे तीनों का सम P2 प्रेशर हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और रो GH2 पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये आप देखें कि इन तीनों का सम हो रहा है दूसरे एंड के लिए। तो ये अगर एक एंड के लिए इनका सम, दूसरे एंड के लिए इनका सम, ये आपस में बराबर है, तो फिर हम फाइनली लिख सकते हैं, जनरली लिख सकते हैं कि जो प्रेशर है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है अलोंग द पाइप, ये हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। और यही चीज़ आपने स्टेटमेंट में देखी थी। तो ये आपके पास इसकी फाइनल फॉर्म आ जाएगी बर्नौलीज इक्वेशन की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि बर्नौलीज इक्वेशन आपकी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाने वाला आर्टिकल में से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ ये है कि इसकी जो डेरिवेशन है वो थोड़ी सी लेंथी है, तो काइंडली इसकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद है आपको बर्नौलीज इक्वेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक्स यू, अल्लाह हाफिज़।